नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जियो स्टार्ट एडुकेयर में। मैं हूं प्रमोद कुमार शर्मा और आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी में उन सभी हम क्वेश्चंस की बात करेंगे कि जो होते तो बहुत छोटे हैं लेकिन आपका वही आधार मजबूत करते हैं, वही बेस आपका तैयार करते हैं। तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस की जो चर्चा करेंगे कि जो हर एक एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको जो है सब्सक्राइब कर दें। और चलिए हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, ठीक है, इसका जो पूछ रहा है कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड का कितना है 2.4%, लेकिन इसकी जनसंख्या कितनी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें भारत की जो जनसंख्या कितने परसेंट हिस्सेदारी रखती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन ऐसे मिल गया क्वेश्चन पढ़ते ही कि भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड का कितना है 2.4% है। चलिए इसके हम जनसंख्या की बात करते हैं। तो इसकी जो जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की कितना है 7.5%। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम वर्तमान 2023 की बात करेंगे तो ये हो गई है 17.46%, ठीक है ना। ये 2023 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। 2023 में वर्तमान में ये जनसंख्या हो गई है। और यही नहीं, हम पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गए, यानी इंडिया हमारी जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बन गई जनसंख्या के मामले में। हमने चाइना को पछाड़ दिया है, ठीक है ना। अब चाइना दूसरे नंबर पे हो गया है। लेकिन इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देखिए ये 17% है, लेकिन टोटल कितना है 17.5%, ठीक है ना। और वर्तमान में 2023 की बात करें तो 17.46%, ठीक है ना। सॉरी, ये 46 नहीं है, ये 76 है। देखिए ये बड़ी है जनसंख्या है ना, तो 76% है, यानी 17.76% 2023 में इसकी जनसंख्या हो गई है भारत की। चलिए हम यहाँ जनगणना की बात आई है तो जरा सा हम जनगणना की भी बात कर लें कुछ, कि भारत की जो जनगणना है वो 2011 के अनुसार या वर्तमान के अनुसार किस प्रकार है। चलिए तो पहले हम क्षेत्रफल की बात करेंगे कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो टोटल कितना है, ठीक है ना। तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263, ठीक है ना, 263 वर्ग किलोमीटर है। किसका? ये भारत की जनसंख्या है, ठीक है ना। चलिए हम उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, क्योंकि लगे हाथ कुछ उत्तर प्रदेश का भी कंपैरिजन हम करेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो स्टूडेंट्स के माइंड में मतलब डाउटफुल रहती हैं, वो क्लियर हो जाए। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए यही हम यूपी की बात करें कि यूपी का क्षेत्रफल कितना है। तो यूपी का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। चलिए क्षेत्रफल बिल्कुल क्लियर हो गया। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए ये तो क्षेत्रफल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की, ठीक है ना। तो जो भारत की जनसंख्या है, ठीक है ना, चलिए इंडिया की और यहाँ पे यूपी की हम बात करते हैं, ठीक है ना। जो भारत की जनसंख्या है अगर 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम बात करें तो कितनी है 121 करोड़। कितना? 121 करोड़। ये किसकी है 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है ना। अब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के कितना है 19.98 करोड़ जनसंख्या है, ठीक। अब हम 2023 की बात करते हैं कि 2023 में भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है। तो भारत की जनसंख्या हो गई है 121 करोड़ से बढ़ के कितना 142 करोड़ हो गई है, ठीक है ना। यानी अब हम भारत क्या हो गया पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, यानी नंबर 1 बन गया है। तो 2023 में कितना है 142 करोड़। चलिए वहीं हम यूपी की बात करें कि 2023 में कितनी जनसंख्या है तो ये है 24.14 करोड़, ठीक है ना। कितना है 24.14 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की 2023 में, ठीक है। चलिए ये तो हो गई जनसंख्या। अब जनसंख्या के बाद हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? सेक्स रेशियो की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ हम इंडिया की बात करते हैं या हम यूपी की बात करते हैं, ठीक है ना।
यहाँ हम इंडिया की और यहाँ भी यूपी की बात करते हैं। चलिए, जो इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, 943। ठीक है ना, ये क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है ना। चलिए, और वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो वो 912/1000, यानी 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं हैं, किसमें, उत्तर प्रदेश में। और भारत में कितना है, 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। ये सेक्स रेशियो हो गया किसका, भारत का और यूपी का। ठीक है ना। चलिए, अब सेक्स रेशियो के बाद हम बात करते हैं जनघनत्व की, यानी डेंसिटी की। किसकी बात करते हैं, डेंसिटी की। ठीक है ना। डेंसिटी में हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया की, यहाँ पे यूपी की। ठीक है ना। तो जो भारत का जनघनत्व है, जनघनत्व का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जनघनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, ठीक है ना, वर्ग, ये वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, यही होता है जनघनत्व, और हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है ना। यानी 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उसी को हम डेंसिटी या जनघनत्व बोलते हैं। चलिए, हम भारत की बात करते हैं कि भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार 324 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। और उसके बाद जो है अगर हम यूपी की बात करते हैं तो 828 है। कितना है, 828 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर है। चलिए, वहीं भारत में अगर हम बात करें 2023 की, तो ये आंकड़ा बढ़ के कितना हो गया, 481, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है। 2023 में, सॉरी 2011 में 324 वर्ग किलोमीटर इंडिया का जनघनत्व, यूपी का जनघनत्व 828 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। और 2023 की बात करें तो 2023 में इंडिया का जो जनघनत्व है वो 481 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अब ये जो 2021 का जनगणना आएगा ना तो फाइनल ये सब कुछ लिखने को देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी एक बार वर्तमान का जो हमारी स्थिति है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं, सेक्स रेशियो हो गया, अब हम बात करते हैं साक्षरता की, लिटरेसी की। ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, साक्षरता की। साक्षरता में एक बार हम यहाँ इंडिया की बात करेंगे, एक बार हम यूपी की बात करेंगे। ठीक है। तो जो इंडिया का जो साक्षरता दर है वो कितना है, 74.4%। कितना है, 44.4%। ठीक है ना। ये क्या है, ये हमारी साक्षरता दर है पूरे भारत की, 74.4%। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये है आपका 67.68%। ठीक है ना। यानी उत्तर प्रदेश में 100 लोगों में 67.68% लोग ही साक्षर हैं, और भारत में अगर बात करें तो 74.4%। ठीक है ना। इसी में अगर हम मेल की बात करें, किसकी, मेल की, तो मेल का जो मतलब इंडिया का जो साक्षरता दर है वो है 82.14%। ठीक है ना। अगर वहीं हम यूपी में मेल जनसंख्या की बात करें तो ये है 77.28%, यानी पुरुष कितना साक्षर है, 77.28%, और इंडिया में पुरुष कितना है, 82.14%। चलिए, यहीं पे अगर हम फीमेल की बात करते हैं, ठीक है ना, फीमेल क्या है कि फीमेल ये हमारा है 65.14%, 65.14%। ठीक है ना। और वहीं यूपी में फीमेल का क्या प्रतिशत है, देखिए ये जो टोटल है ना, टोटल इसी में +10 और +10 -10 कर दीजिए, +10 करेंगे तो पुरुष का आ जाएगा और -10 करेंगे तो महिला का आ जाएगा। -10 करिए तो कितना होगा, 57.18%। ये फीमेल का जो है साक्षरता दर है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में, सॉरी उत्तर प्रदेश में, किसमें, उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन बहुत आता है, 10 लाख की जनसंख्या। ठीक है ना, 10 लाख की जनसंख्या वाला क्या है, शहर। देखिए, शहर दो हिसाब से पूछता है, एक शहर पूछता है, एक जिला के हिसाब से पूछता है कि वह जिला जो 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाला है, या वह पूछता है कि वह शहर कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे ज़्यादा है। देखिए, शहर और जिला में अंतर क्या है, जिला में जो होता है वो शहर और प्लस गांव दोनों को मिला के जिला होता है, और शहर का मतलब कि जो उसका सिर्फ शहर है, जैसे हम बात करें कानपुर,
अगर कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर जो शहर है, सिर्फ शहर में, शहर की जो 10 लाख की जनसंख्या है या 10 लाख उससे ऊपर की जनसंख्या है, एक तो क्वेश्चन ऐसे हो गया। दूसरा हो गया कि कानपुर जिले की, तो जिला का मतलब कानपुर का जो शहर है और प्लस जो गांव सभी मिलके उसकी जनसंख्या काउंट होती है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है वह शहर जो 10 लाख की जनसंख्या वाले हैं, शहर की बात कर रहा है, जिले की नहीं। यानी ऐसे कितने शहर हैं उत्तर प्रदेश में कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे ज़्यादा है। तो ऐसे हम आपको बता दें कि 7 शहर हैं। कितने, हम लिख के बता देते हैं टोटल कि 7 शहर हैं, ठीक है ना, 10 लाख से ज़्यादा वाले, ठीक है ना, 7 शहर हैं। चलिए उन सातों शहर का नाम मैं बताता हूँ कौन कौन है। पहला आपका है लखनऊ, ठीक ना, लखनऊ की जनसंख्या है आपके 28 लाख के आसपास। दूसरे नंबर पे आता है कानपुर, ठीक है ना, क्या है, कानपुर। कानपुर की जनसंख्या जो है आपकी लगभग लगभग 27 लाख है, ठीक है ना। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद है, ठीक है ना, क्या है, गाजियाबाद। गाजियाबाद की जो जनसंख्या वो है 16.5%। अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो फिर है आगरा। आगरा की जनसंख्या आपकी है 15.5 लाख, ठीक है ना, ये आगरा। अगर हम पाँचवें नंबर पे बात करें तो वाराणसी है, वाराणसी की जनसंख्या है 12 लाख। फिर उसके बाद छठवें नंबर पे आपका आता है मेरठ, ठीक है ना, मेरठ की जनसंख्या है लगभग 13 लाख। उसके बाद सातवें नंबर पे आता है आपका प्रयागराज, क्या है, प्रयागराज या इलाहाबाद जिसको हम कहते हैं, इसकी जनसंख्या 12 लाख है, ठीक है ना। देखिए आप इसमें सोच रहे होंगे कि एक यूपी का एक प्रमुख और शहर है, क्या नाम है उसका, गोरखपुर। गोरखपुर का नाम क्यों नहीं, क्योंकि गोरखपुर का जो शहर की जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम है। अब 2023 की जो जनगणना या 21 की जो जनगणना आएगी उसमें ये हो सकता है कि अब उसकी जो जनसंख्या है 10 लाख से ऊपर हो गई हो, और ये बिल्कुल डेफिनेट है कि 10 लाख से उसकी जनसंख्या क्या हो गई होगी, ऊपर हो गई होगी। तो क्वेश्चंस में ऐसे घुमा के पूछता है, उसमें आपका वाराणसी दे देगा, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर। आप कंफ्यूज रहेंगे, कहेंगे यार सब ऐसे शहर हैं कि सबकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, लेकिन गोरखपुर की जनसंख्या नहीं है, ठीक है ना। ये 7 शहर हैं यूपी के। आपका राजस्थान हो गया, कानपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, आगरा हो गया, वाराणसी हो गया, मेरठ हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक है ना। सिर्फ 7 ही शहर हैं यूपी के जो 10 लाख है उससे ज़्यादा की जनसंख्या वाले हैं। जिला नहीं है, देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जिला नहीं, शहर की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है। सेकंड में क्या है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, ठीक है ना, कितने गांव हैं। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब यूपी स्पेशल किसी एग्जाम्स में यूपी स्पेशल पूछता है तो उसमें ये बहुत बार पूछता है। तो इसका जो सही एग्जैक्ट है वो 6,41,000, ठीक है ना, कितना है, 6,41,000 कितने हैं, गाँव है पूरे आपके भारतवर्ष, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 6,41,000 टोटल गांव हैं, पूरे भारतवर्ष की बात करता है। चलिए अगर हम जिला की बात करते हैं कि पूरे भारत में कितना टोटल जिला है, तो अगर हम 2011 की जनगणना की बात करेंगे, कितना, 2011 की जनगणना की, तो उस समय 640 गांव थे टोटल। अगर वहीं हम 2023 यानी वर्तमान की हम बात करते हैं तो वर्तमान में ये हो गया 782, ठीक है ना। टोटल कितने हो गए, 782 जिले हो गए, ये बढ़ गए हैं क्योंकि बहुत से ऐसे जो जिले बढ़ाए गए हैं, और जम्मू कश्मीर का जो विभाजन हुआ है, लद्दाख, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, उधर भी जिले बढ़े हैं, और बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं कि जिन्होंने अपना खुद का जिला बढ़ाया है। तो टोटल इस समय वर्तमान में अगर हम बात करें तो 782 जिले पूरे भारतवर्ष में। 2011 की जनगणना के अनुसार से बात करें तो 640 पूरे जिले हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी कौन सा गलत है, ठीक है ना, कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। चलिए बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए की, कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं, ये सही है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है तो इससे भी बड़े जो 6 हैं वो कौन कौन से, इसको भी जानना जरूरी है। चलिए पहले नंबर पे आपका कौन सा है, रूस, ठीक है ना, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, कनाडा।
तीसरे नंबर पे आता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका जिसको हम बोलते हैं। चौथे नंबर पे आता है आपका चाइना, ठीक है ना। पांचवें नंबर पे आपका ब्राज़ील, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे इंडिया और आठवें नंबर पे अर्जेंटीना, ठीक है ना। ये हैं, यानी भारत से बड़े जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं? रूस है, कनाडा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे चाइना चीन और पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे इंडिया, आठवें नंबर पे अर्जेंटीना है, ठीक है ना। चलिए, यानी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही, सातवां बड़ा देश है। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं हम कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा दूसरा नहीं प्रथम है। अब तो प्रथम हो गया, ठीक है ना। प्रथम तो हो गया लेकिन अभी जनगणना 2021 की आई नहीं है, इसलिए ये दूसरा ही इसमें कहलाएगा। लेकिन हमने लिख दिया है प्रथम क्योंकि अब ये हमने ओवरटेक कर दिया है चाइना को, ठीक है। चलिए ये भी सही है। तीसरा, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। पहले हम ऑप्शन नंबर सी की भी बात करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो भारत का जो जलीय सीमा है और स्थलीय सीमा, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं कि जो स्थलीय सीमा लगाते हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं, कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं कि जो आपका जलीय सीमा लगाते हैं, ठीक है ना। तो पहले अगर हम बात करते हैं पूरे भारत की, तो पूरे भारत की ये नॉर्थ और ये आपका साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण का जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना किलोमीटर का है? तो ये आपका है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। चलिए वहीं अगर हम पूरब, ये ईस्ट आपका हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, इसका विस्तार कितना है? ये 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933। देखिए यहाँ लिखा नहीं पा रहा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। ये पूरब से पश्चिम का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारत की समुद्री सीमा है वो टोटल कितनी, यानी भारत के ऐसे कितने राज्य हैं कि जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं और उनका टोटल एरिया कितना है। तो पहले तो जान लीजिए कि कितने राज्य हैं कि जो समुद्र से लगे हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 9 राज्य हैं। कितने हैं? 9 राज्य हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 5 हैं, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी। टोटल कितने हो गए? 14 हो गए, यानी 9 राज्य हो गए और 5 यूनियन टेरिटरी हो गए। उन 9 राज्य कौन से हैं कि जो समुद्री सीमा लगाते हैं? कौन सी समुद्री सीमा लगाते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम बात करते हैं, पहले आपका कौन सा है? गुजरात है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? गोवा है। चौथे नंबर पे कौन सा है? कर्नाटक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पाँचवें नंबर पे कौन सा है? कर्नाटक के बाद केरल है। छठे नंबर पे कौन सा है? तमिलनाडु है। सातवें नंबर पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक। आठवें नंबर पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश के बाद ऊपर आपका उड़ीसा हो गया और 9वें नंबर पे कौन सा है? वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है ना। ये भारत के 9 राज्य ऐसे हैं कि जो भारत की समुद्री सीमा लगाते हैं। पहला है, अगर हम पश्चिम की तरफ से बात करें तो गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा है, उसके बाद आपका ये कर्नाटक है, उसके बाद आपका केरल है, फिर उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जलीय सीमा कौन लगाता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जलीय सीमा आपका लगाता है गुजरात, ठीक है ना। जो गुजरात की जो सीमा है ये सबसे लंबी है समुद्र में, और कितना है? ये है आपका जो है टोटल जो है 1214 किलोमीटर। कितना है? 1214 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी जो गुजरात की जो सीमा है समुद्री सीमा वो कितना है? 1214। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपका आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तमिलनाडु आता है, ठीक है ना। चौथे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, यानी पहले नंबर पे कौन है? गुजरात है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। चलिए इसमें सबसे कम जो समुद्री सीमा है वो किसकी है? गोवा की। कितना? 101 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना है? सिर्फ और सिर्फ 101 किलोमीटर गोवा जलीय सीमा लगाता है। उसके बाद कौन है? वेस्ट बंगाल। कितना? 157, ठीक है ना, 157 किलोमीटर लगाता है, यानी दूसरा सबसे छोटा राज्य है,
ठीक है, चलिए ये रहा। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर डी की, ठीक है ना। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं, ये सबसे पहले जो सूर्योदय होता है हमारा कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश के वालांग में। कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश के वालांग में होता है। यानी हमारा जो सबसे पूर्वी छोर है भारत का वो आंध्र प्रदेश का, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का वालांग जिला है। सबसे पहले जो सूर्य की किरण निकलती है वो कहाँ पे निकलती है, वालांग में निकलती है, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में जो छिपती है कहाँ पे, वो गुजरात का पश्चिमी छोर है, ठीक है ना। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा सूर्य है भारत में सबसे पहले कहाँ निकलता है, वो अरुणाचल प्रदेश के वालांग में निकलता है। यानी इसमें जो सबसे असत्य क्वेश्चन असत्य है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में नहीं, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, और अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पे, वालांग में निकलता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अच्छा, ये तो रहे हमारे 9 राज्य कि जो समुद्री सीमा लगाते हैं, ठीक है ना। 9 राज्य जो समुद्री सीमा। अब 5 वो राज्य जो कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, 5 कौन से हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत की समुद्री सीमा लगाते हैं। सबसे पहला नाम आता है अंडमान एवं निकोबार। ये सबसे बड़ा इसकी सीमा है, कितना है, 1962 किलोमीटर ये समुद्री सीमा लगाता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आपका आता है लक्षद्वीप, कौन है, लक्षद्वीप। अगर तीसरे नंबर की हम बात करें तो पौंडीचेरी आता है। चौथे नंबर की बात करें तो दमन और दीप आता है, ठीक है ना, दमन और दीप आता है। देखिए हमने 5 राज्य बताया था ना, 5 नहीं 4 राज्य हैं मित्रों, ठीक है ना। 4 ऐसे राज्य हैं, चारों कौन से, यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे 4 हैं भारत में कि जो समुद्री सीमा लगाते हैं। उसमें अंडमान निकोबार, उसके बाद है आपका लक्षद्वीप, फिर पौंडीचेरी, और उसके बाद आपका चौथे नंबर पे आता है दमन और दीप, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ा जो समुद्री सीमा लगाता है वो अंडमान निकोबार का 1962 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज़ ये है, जो भारत का कुल समुद्री सीमा है वो टोटल कितना है, 7516.5 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये कुल है 9 राज्य और 4 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको मिला के। अगर सिर्फ हम वो राज्य की बात करें जो स्थल से भी जुड़ा है, ठीक है ना, वह राज्य जो स्थल से जुड़ा है और समुद्री सीमा बनाता है, उनकी कुल कितने सीमा समुद्री सीमा लगती है, तो वो जो है टोटल 6100 किलोमीटर है। टोटल कितना है, 6100 किलोमीटर है। वह राज्य जो स्थल से जुड़े हुए हैं और समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं, और उनकी टोटल सीमा कितना है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश को हम ऐड कर देते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, 7516.5 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, ये टोटल सीमा हो जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद 2 राज्य ऐसे हैं आपको बता दें कि जो समुद्र से भी सीमा साझा करते हैं और स्थल से भी सीमा साझा करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं। उनमें एक नाम है पहला कौन सा, गुजरात, ठीक है ना। गुजरात क्या है, जो ये हमारा ये एरिया है ना, यहाँ से क्या होता है, इस समुद्र का सीमा लगाता है, और इधर जो कच्छ का खाड़ी इधर ऊपर चला जाता है और ये स्थल से सीमा निर्धारण करता है। तो गुजरात एक हो गया, और दूसरा हो गया हमारा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो आपका जो बंगाल की खाड़ी का एरिया है नीचे का, वो आपका समुद्र से निर्धारण करता है और ऊपर वाला आपका स्थल से निर्धारण करता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारत के कौन ऐसे राज्य हैं कि जो समुद्री सीमा और स्थल सीमा दोनों का निर्धारण करते हैं, तो गुजरात और वेस्ट बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं, 4 क्या कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है, किस राज्य से होकर गुजरती है। चलिए ऑप्शन में हम देखते हैं, देखिए उड़ीसा से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है ना। तो उड़ीसा से होकर गुजरती है, नहीं भैया, ठीक है ना। ये भारत निम्न में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, अच्छा गुजरती है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। बिहार से, देखिए बिहार से भी नहीं गुजरती है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से भी, आंध्र प्रदेश से नहीं। लेकिन ये जब क्वेश्चन बना था, हम बता रहे हैं, ये जब क्वेश्चन बना था तो उस समय बिहार था, क्योंकि बिहार का जो झारखंड का एरिया है, ठीक है ना,
ठीक है ना। जो झारखंड का एरिया है वो वहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो जिस समय क्वेश्चन बना था तो उस समय बिहार बिल्कुल इसका सही आंसर होता। अब हम आपको बता दें कि जो भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है वो टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले तो जान लीजिए कि 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से, चलिए मैं बताता हूँ। चलिए, पहला तो आपका है गुजरात, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान, तीसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, पाँचवें नंबर पे आता है झारखंड। देखिए वही जो 2000 में जो है 15 नवंबर 2000 में जो है आपका क्या हुआ, ये झारखंड जब अलग हुआ तब से क्या होता है, झारखंड में सीमा निर्धारित करती है, यानी जो कर्क रेखा वो झारखंड से होकर गुजरती है। छठे नंबर पे आपका जो है वेस्ट बंगाल, सातवें नंबर पे है आपका त्रिपुरा और आठवें नंबर पे आपका मिजोरम, ठीक है ना। तो ये भारत के 8 राज्य हो गए जहाँ से कर्क रेखा होके गुजरती है। या यूँ कहें कि भारत को 2 भागों में विभाजित भी करती है कर्क रेखा, भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है ना। और भारत के जो 8 राज्य हैं वो हैं आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य भारत के हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्या है कि निम्नलिखित में से भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसी कौन सी भारत की नदी है कि जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी, देखिए मध्य प्रदेश से निकल के ये आपके राजस्थान होते हुए गुजरात की कच्छ खाड़ी में जाके प्रवेश करती है। और ये जो राजस्थान में ये क्या करती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। माही कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है, ठीक है। तो माही ऐसी नदी है कि जो कर्क रेखा को कितने बार, 2 बार काटती है। एक बार ऐसे जाती है फिर घूम के ऐसे आके एक कट जा चली जाती है। तो ऐसी आती है तो एक बार यहाँ पे काटती है और एक बार यहाँ पे काटती है। यहाँ से उसका क्या उद्गम स्थल है और यहाँ से जाके ऐसे एक कच्छ की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये 2 बार काटने वाली नदी है भारत की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और आंध्र प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कुल कितने घंटे का अंतराल है। कहने का जो मतलब है कि जो भारत का जो पूर्वी छोर है अरुणाचल प्रदेश का कहाँ पे, वालांग। हमने बताया ना कि वो वालांग क्या है, सबसे पूर्वी छोर है। और पश्चिमी छोर का कौन सा है, पश्चिमी छोर गुजरात में है, ठीक है ना, एक गुजरात में है। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का है पूरा, पूरब से पश्चिम सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है, वालांग में, सबसे बाद में कहाँ छिपता है, गुजरात में, गुजरात का जो पश्चिमी छोर है, ठीक है ना। तो जो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का कुल कितने घंटे का अंतर है, तो ये टोटल कितने घंटा का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है, ठीक है ना। और ये 2 घंटे का, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटे का। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली अगर मिनट्स की बात करें टोटल, तो ये टोटल 118 मिनट। अगर कभी कभी एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट पूछ देता है तो 118 मिनट आप सही मारिएगा, ठीक है ना। हम लगभग में 2 घंटा कहते हैं हम। अगर यूँ कहें कि सूर्य अगर सुबह के 5 बजे वालांग में निकलता है तो गुजरात में कब निकलता होगा, तो 2 घंटा जोड़ लीजिए। तो 5 2 7 बजे कहाँ पे, गुजरात के पश्चिमी छोर पे सूर्य निकलेगा, ठीक है ना। तो 2 घंटे का टोटल अंतर होता है यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए ये बहुत ही टेक्निकल है, कुछ मैथमेटिक्स इसमें यूज़ होगा, क्योंकि भारत का जो समय होता है वो कैसे निकाला जाता है ये आपको आज हम इसमें बताते हैं। तो सबसे पहले चलिए पहले बताते हैं कि एक शब्द आया है पूर्वाह्न। पूर्वाह्न और अपराह्न दोनों क्या चीज़ होते हैं। पूर्वाह्न का मतलब होता है पूर्व का, यानी पहले का। तो जहाँ पे जब जैसे हम बताते हैं ना कि एएम और पीएम हम बोलते हैं ना, तो जो एएम जितना भी समय एएम में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वाह्न, ठीक है ना। और जो पीएम में होता है वो क्या होता है, अपराह्न। एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि जितना भी समय हमारा एएम में होता है उसको हम बोलते हैं पूर्वाह्न, और जितना भी समय पीएम में होता है उसको हम बोलते हैं अपराह्न, ठीक है ना। 2 शब्द हो गए, पहले तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए
अब बात कर रहा है कि अगर भारत का जो मानक समय है उसके अनुसार 10 बजे हैं, ठीक है ना, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जो शिलांग है, मेघालय की राजधानी कहाँ पे है, शिलांग, का स्थानीय मान क्या होगा। चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भारत का निर्धारित जो मानक समय है वो कितना है, 82.15 डिग्री क्या है, देशांतर है। बात कितना कर रहा है, 92 डिग्री का। तो 92 में से अगर हम 82.5 घटाएंगे ये कितना आएगा, 9 सही 1/2 देशांतर, ठीक है ना, कितना हो गया, 9.5 ये हुआ। तो हम आपको बता दें कि जो 9.5 हुआ ना, 9.5 क्या हो गया, देशांतर हो गया। तो पहले एक चीज जान लीजिए कि एक देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट, ठीक है ना। एक देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट। तो चलिए अगर हम 9 सही 1/2 गुणे 4 करते हैं तो ये टोटल कितना होगा, 9 चौको 36 और आधा 38, 38 मिनट हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया मित्रों, 38 मिनट हो गया। बात समझ में आएगी नहीं। जो हमारा देशांतर होता है ना, एक देशांतर बराबर कितना हो, 4 मिनट होता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि 92 में से कितना घटा दिया हमने, जो हमारा भारत का मानक समय कितना, 82.5 घटा दिया तो कितना निकल गया, 9.5। तो 9.5 गुणे हम 4 करेंगे, 4 क्यों, क्योंकि एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 38 मिनट आ गया। अब चलिए क्या बात कर रहा है कि पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो कितना समय होगा, ठीक है ना, शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। तो 10 बजे हैं तो 10 में 38 जोड़ दीजिए, तो 10 बज के कितना हो गया, 38 AM हो गया, ठीक है ना। जो ऑप्शन में वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10:38 पूर्वाह्न होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती। अब एक चीज देखिए, अब तो ये दक्षिणोत्तर और यमुनोत्तर दो शब्द ही आते हैं, ठीक है ना। दक्षिणोत्तर और यमुनोत्तर क्या चीज होते हैं, पहले मैं बता दूं कि यमुनोत्तर वह रेखा जो उत्तर से गुजरती है, ठीक, उत्तर से गुजरती है, ठीक है ना। अब हमारा जो भारत का मानक समय है, ठीक है ना, जो भारत का हमारा ये मानक समय है ना, कहाँ से होकर गुजरता है, भारत के नैनी से, यहाँ से, ठीक है ना। तो इसके कहने का मतलब है कि यमुनोत्तर नहीं गुजरती है। तो पहले मैं बता दूं कि जो भारत का मानक समय है वो टोटल कितने स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है ना, कितने स्टेट से, ठीक है, कितने स्टेट से होकर गुजरता है। देखिए अभी तक आपने जाना कि जो कर्क रेखा थी भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन जो हमारा भारत का मानक समय है कौन सा, 82.5 पूर्वी देशांतर, ये जो गुजरता है ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि इलाहाबाद के नैनी से है, तो पहला कौन सा हो गया, यूपी हो गया, ठीक, उसके नीचे एमपी हो गया, उसके नीचे छत्तीसगढ़ होगा। टोटल 5 राज्य हैं, पहले आपको बता दें, टोटल 5 राज्य, ठीक है ना। 5 राज्यों से हमारा जो भारत का मानक समय है ये होकर गुजरता है। पहला कौन सा हो गया, यूपी, क्योंकि भारत की यूपी से ही इलाहाबाद से होकर गुजर जाती है, तो नैनी से, ठीक है ना। जो हमारे भारत का जो समय निर्धारण किया जाता है वो नैनी से, इलाहाबाद से किया जाता है या प्रयागराज से। तो उत्तर प्रदेश में राज्य में होने के नाते तो पहला स्टेट हो गया आपका यूपी, उसके नीचे होता है मध्य प्रदेश, उसके नीचे छत्तीसगढ़, उसके नीचे चौथा उड़ीसा, ठीक है ना, और उसके नीचे हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तेलंगाना भी नहीं, क्योंकि तेलंगाना आपका इधर पड़ जाता है, ठीक है ना, और आंध्र प्रदेश ये टोटल पड़ता है। तो 5 राज्य ऐसे हैं कि जो भारत का यमुनोत्तर होकर गुजरता है। अब पूछ रहा कि इनमें से किस में नहीं होकर गुजरता। चलिए, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता, उत्तर प्रदेश से गुजरता है। यानी इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र से ये रेखा होकर नहीं गुजरती। भारत के सिर्फ 5 राज्य से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 क्या है, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, कितने का अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। मैंने बताया कि पहले IST क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलिए GMT, GMT से क्या होता है कि पूरे विश्व का निर्धारण होता है,
ठीक है ना। जो पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है वो किससे होता है, जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम इसको पूरा बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं ग्रीनविच मध्य समय, ठीक है ना। और जो भारत का समय का निर्धारण होता है वो आईएसटी से होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से होता है। तो ये पूछ रहा दोनों में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा, ठीक है ना, भारत है, और यहाँ पे क्या है आपका जीएमटी, जीएमटी, ठीक है ना, जीएमटी ये है। और फिर यहाँ से जो हमारे जो देशांतर गुजरते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये भारत के जो नैनी से गुजरते हैं, ये भी आके कितना 82.5 अंश पूरब, ये पूरब की तरफ चढ़ रहा है, तो पूर्वी देशांतर माना जाता है, ठीक है ना। तो भारत चूंकि पूरब में स्थित है। ये जीएमटी क्या है मैं आपको बता दूं कि ग्रीनविच एक इंग्लैंड में शहर है, ठीक है ना, जगह है, वहीं से ये 0 डिग्री, 0 डिग्री अगर हम पूरे पृथ्वी को देखें तो जो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर, क्योंकि जो रेखा उत्तर से दक्षिण में आती है उसको हम बोलते हैं देशांतर, ठीक है ना। तो जो 0 डिग्री हमारा देशांतर है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है, यहीं से पूरे विश्व का निर्धारण होता है समय का, और इसी को हम बोलते हैं जीएमटी। क्या बोलते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रीनविच मध्य समय। अब इसको अगर इधर पूरब की तरफ चलेंगे, किधर, ईस्ट की तरफ, तो भारत चूंकि हमारा कहाँ पे, यहाँ पे स्थित है, तो ऐसे ऐसे रेखा जो आती है, जो 82.5 लाइन अगर हम आएंगे तो भारत का नैनी यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है ना, नैनी, यहीं से हमारे भारत का समय का निर्धारण होता है, जिसको हम बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 82.5 अंश का निर्धारण होता है, यानी 82.5 अंश रेखा जब हम चलेंगे तो भारत के नैनी में पहुंचेंगे, और 82.5, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ 82.5 अंश क्या, ये पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। तो कितने समय का अंतर पड़ेगा, चलिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट, ठीक है ना। तो 82.5 में, तो 82.5 गुणे 4 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, ये टोटल आ जाएगा 330 मिनट। और 330 मिनट को अगर हम डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 6×5 = 30 और 6×5 = 30, यानी 5.5 घंटा हो गया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये +5.5 घंटे, ठीक है ना, यानी 5.5 घंटा, बी इज द राइट आंसर, इसका बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो भारत का समय का निर्धारण कैसे होता है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पे भारत स्थित है, भारत नहीं, भारत का नैनी शहर स्थित है, जहाँ से पूरे भारत का समय का निर्धारण होता है, जिसको हम बोलते हैं आईएसटी, क्या बोलते हैं, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना। तो एक देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट, तो 82.5 गुणे 4 करेंगे तो 330 मिनट आएगा। 330 मिनट अगर इसको हम 60 से भाग करेंगे, यानी घंटे में परिवर्तित करेंगे तो 60 से भाग देंगे तो 5.5 घंटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10 की बात करें कि भारतीय मानक समय आईएसटी निम्नलिखित स्थानों में से किससे समीप से पाया जाता है, यानी किसके समीप से पाया जाता है, तो इलाहाबाद के नैनी से, यूपी में, यानी जो भारत का उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का कौन सा, प्रयागराज, ठीक है ना। इसको पहले हम इलाहाबाद बोलते थे। तो यहीं पे है नैनी भारत, और यहीं से भारत का समय का निर्धारण होता है, क्या होता है, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण होता है, ठीक है ना। चलिए तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो चैनल पे अगर मित्रों आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।